आज हम लोग पीडियाट्रिक रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द टॉपिक है उसमें हम लोग बेसिकली ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स जो बच्चे का होता है वो थोड़ा सा वेरिएबल होता है। तो हमें जो बच्चे का एक्सेप्टेंस जो डिपेंड करता है वो बच्चे का जो रिस्पॉन्स होगा उन्हें ऑब्जेक्टिवली उसके ऊपर बेस्ड करके मोस्ट ऑफ द टाइम हम एज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट हम लोग उसका जो डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड्स इनर वर्ल्ड थ्रू देयर सोल, इसे तो समझो। अगर वो बच्चा किस तरीके से देख रहा है पूरा दुनिया को, उस चीज को सिर्फ और सिर्फ रेटिनोस्कोप के थ्रू या बाहर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। Key points: scope, no scope to take subjective response, only you can decide. So you will be the only one person who is going to take the decision. बच्चे के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। Don't jump over the child first. प्रेजेंट विजुअल क्यूरियोसिटी, देखो यहाँ पे बच्चे के सामने कोई टॉयज दिखा रहा है, मैं ये बच्चे को लेके आई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फर्स्ट बच्चे को ऐसा लगना चाहिए कि उसके साथ कुछ खेलने का कुछ सामान, कुछ सारा चीज लेके तुम उसके साथ प्रेजेंट हो। एंगेज चाइल्ड विद जॉयफुल एक्टिविटीज, कुछ खिलौना वगैरह बच्चे को दिखाओ ताकि बच्चा क्या होगा, थोड़ा एक एक्टिव होगा उस चीज के लिए। वेट अंटिल चाइल्ड इज नॉट फोकस्ड, अगर बच्चा फोकसिंग नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा रो रहा है, तो उस बच्चे में तुम अच्छे से उसका रेटिनोस्कोपी नहीं कर पाओगे, उसका जो रिस्पॉन्स है प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो वेट करो उसके लिए। द बिहेवियर रिस्पॉन्स ऑफ द चाइल्ड विल रिप्रेजेंटेटिव सब्जेक्टिव एक्सेप्टेंस, कोई कोई बच्चा चश्मा देने के बाद हंसना स्टार्ट कर दिया चश्मा पहनाने के बाद, मतलब क्या हुआ, जस्ट उसका स्माइल डिनोट कर दिया कि बच्चे को अच्छा दिख रहा है चश्मे के साथ। तो उसका जो बिहेवियरल रिस्पॉन्स होगा वो इंपॉर्टेंट है बच्चा इसका सब्जेक्टिव एक्सेप्टेंस के लिए। नेक्स्ट है प्रिविलेंस। प्रिविलेंस मतलब हम लोग कोई भी चीज पढ़ेंगे तो उसका प्रिविलेंस आना जरूरी है। द ओवरऑल प्रिविलेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर पर 100 कितना है, was 8 and school it was 10.8. The population based prevalence of myopia, hypermetropia and astigmatism was 5.3%, 4% and 5.4% respectively. देखोगे कि मायोपिया 5.3% है, हाइपरमेट्रोपिया 4%, एस्टिग्मेटिज्म क्या है 5.4% है। तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा किसका प्रिवेलेंस हुआ, इस हिसाब से सबसे ज्यादा प्रिवेलेंस हुआ एस्टिग्मेटिज्म का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं इमेट्रोपाइजेशन। अच्छा, तो इमेट्रोपाइजेशन हमें इसी चीज के लिए जानना जरूरी है कि एक बच्चा तुम्हारे पास आया, उस बच्चे में अगर प्लस पावर मिल रहा है तुम उसको चश्मे का नंबर नहीं दोगे, क्यों? कितना अमाउंट ऑफ प्लस मिलेगा, कितना अमाउंट ऑफ माइनस मिलेगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। देखो क्या होता है, जब भी कोई पैरेलल रेज ऑफ लाइट आता है इन्फिनिटी पे, पैरेलल रेज ऑफ लाइट आया, वो कहां जाकर फोकस होना चाहिए, रेटिना पे जाकर फोकस होना चाहिए। जब वो इन्फिनिटी में जाके फोकस हो नहीं रहा है, इन्फिनिटी जब रेटिना पे जाके फोकस नहीं हो रहा है, उसमें क्या हो जा रहा है, उसका एक हाइपरोमेट्रोपिक फोकस हो जा रहा है, हाइपरोपिक फोकस हो जा रहा है। जो हाइपरोपिक फोकस हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि उसका डिफरेंट डायरेक्शन से उसका जो एक्सियल लेंथ होता है, एक्सियल लेंथ तो हमारा आई तो इस तरीके से नहीं है ना, देखो हमारा आई ऐसा तो नहीं है कि रेटिना पे यहाँ पे जाके फोकस होगा सारा ऑब्जेक्ट, हमारा क्या है इस टाइप से है। तो सेम पावर के वजह से क्या होगा, यहाँ पे भी फोकसिंग होगा, यहाँ पे भी फोकसिंग होगा। तो ये अगर रेटिना पे जाके फोकस हो जा रहा है तो फिर क्या होगा, एक में हाइपरमेट्रोपिक फोकस होगा, एक में मायोपिक फोकस होगा। ठीक है, मेट्रोपाइजेशन कैसे हो रहा है, जब कॉर्निया है, कॉर्निया एट बर्थ 51.2 डायोप्टर होता है। ठीक है, कॉर्निया एट बर्थ कितना होता है, 51.2 डायोप्टर होता है। बट आफ्टर 1 ईयर के आसपास उसका डायोप्टर कितना हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, 43.5 हो जाता है। लेंस का जो पावर होता है पहले एट बर्थ 34.4 होता है, कुछ टाइम के बाद जाके 18.8 हो जाता है। एक्सियल लेंथ बर्थ में कितना होता है 17.02, बट आफ्टर सम टाइम उसका क्या हो जा रहा है, अराउंड 2 to 3 इयर्स ऑफ एज का क्या हो जाता है, उसका एक्सियल लेंथ इंक्रीज हो जाता है, 24.9 mm हो जाता है। देखो लेंस का पावर और कॉर्निया का पावर डिक्रीज हो रहा है और एक्सियल लेंथ इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद ही जाके उसको इमेट्रोपाइजेशन हो रहा है। अगर मान के चलो कॉर्निया का पावर इक्वल रह गया तो फिर क्या हो जाएगा, पेशेंट को मायोपिया हो जाएगा। लेंस का पावर सेम रहा, कॉर्निया का पावर डिक्रीज हुआ, एक्सियल लेंथ इंक्रीज हुआ, तो फिर भी उसको मायोपिया हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस में लेंस का भी पावर डिक्रीज होना चाहिए, तुम्हारा कॉर्निया का जो पावर है उसको भी डिक्रीज होना चाहिए, एंड एक्सियल लेंथ इंक्रीज होना चाहिए, तभी जाके उसका इमेट्रोपिया होगा। ठीक है, तो ब्लर जो मैकेनिज्म होता है, ब्लर मैकेनिज्म ही पेशेंट को क्या करता है, पेशेंट का जो एक्सियल लेंथ है उसको इंक्रीज करता है।
ठीक है। देखो ये नॉर्मल जब एट बर्थ जब प्रेजेंट रहता है आई का, तो उसमें देखो डायमीटर कितना छोटा होता है, एक्सियल लेंथ देख रहे हो। आफ्टर मान के चलो आफ्टर 4 ईयर देखो एक्सियल लेंथ इतना बड़ा साइज का हो जाता है, ठीक है। तो एक्सियल लेंथ पहले था 17.02, बाद में कितना हो गया 24.9 mm, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है इमेट्रोपाइजेशन। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, थोड़ा सा समझ जाते हैं इसको कि फिजिक मतलब जो न्यूबॉर्न होता है, न्यूबॉर्न 0 to 1 month होता है, इन्फेंट 1 month to 12 months होता है, प्री स्कूल 3 years to 6 year होता है, स्कूल गोइंग 6 to 12 year और एडोलेसेंट होता है 12 year to 18 years तक, ठीक है। तो कभी भी हमें लाइट रेस जब फोकस डिफोकस हो जा रहा था, उसके वजह से क्या हो रहा था, हमारा जो एक्सियल लेंथ है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जा रहा था, ठीक है। तो ये हो रहा था मायोपिक आई में। मायोपिक आई में क्या हो जा रहा था, आई विदाउट लेंस में क्या हो जा रहा था, बट आई विदाउट आई साइट प्रॉब्लम, देखो रेटिना पे जाके फोकस हो रहा था। जब मायोपिया है उस टाइम पे क्या हो रहा था, मायोपिया के टाइम पे रेटिना से पहले जाके फोकस हो जा रहा था ये ऑब्जेक्ट। अपोजिट वे में ये हाइपरमेट्रोपी में क्या हो जाता था, बिहाइंड द रेटिना जाके फोकस हो जा रहा था, ठीक है। तो फिजिकल जो भी चीज जा रहा है उसकी वजह से उसको जो फिजियोलॉजिकल चेंज हो जा रहा है, और एक बच्चा जिसमें क्या होगा, अगर उसको विजिबिलिटी नहीं आएगा, धीरे धीरे उसका साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आना स्टार्ट होगा। तो टाइप्स ऑफ पीडियाट्रिक रिफ्रैक्शन पे हम लोग आ रहे हैं। पीडियाट्रिक रिफ्रैक्शन को दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, पहले एक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। जैसे पहले मैंने बताया सब्जेक्टिव मतलब तुम्हारा जो बच्चा है, बच्चा का जो रेस्पॉन्स है उसी से डायरेक्टली हम लोग ले सकते हैं उसका। ऑब्जेक्टिव में पहला चीज है केराटोमेट्री। केराटोमेट्री करना जरूरी है, द रीजन इज उसका एक्सियल लेंथ कितना है, उसका केराटोमेट्री कितना है। केराटोमेट्री का के फ्लैट और के स्टीप में कितना डिफरेंस है, वही अमाउंट ऑफ एस्टिग्मेटिज्म पेशेंट को मिलेगा। ऑप्थेल्मोस्कोपी में ब्रूकनर रिफ्लेक्स में तुम्हें एटलीस्ट पता चल सकता है कोई आई में ज्यादा रिफ्रैक्टिव एरर की स्क्वींट है किस तरीके से। थर्ड है रेटिनोस्कोप। रेटिनोस्कोप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, जैसे कि नियर रेटिनोस्कोप, डायनामिक रेटिनोस्कोप, स्टैटिक। अभी स्टैटिक का भी दो टाइप्स है, एक है ड्राई रेटिनोस्कोप और एक है साइक्लोपेजिक रेटिनोस्कोप, ठीक है। उसके बाद ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर। ऑटो रिफ्रैक्टर हम लोग बच्चे में हमेशा डायलेटेड थोड़ा सा प्रेफर करेंगे, क्योंकि उसका जो एकोमोडेशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। एकोमोडेशन वाला वीडियो में मैंने डिस्क्राइब किया, वहां जाके एक बार देख सकते हो। फोटोमेट्री बोलते हैं, फोटोमेट्री मतलब जो स्पॉट विजन स्क्रीनर होता है उसमें भी फोटोमेट्री के थ्रू उसका जो रिफ्रैक्टिव एरर है उसको एस्टिमेशन किया जाता है। ऑब्जेक्टिव रेटिनोस्कोप, ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन के क्या जा रहा है, केराटोमेट्री। केराटोमेट्री में हम लोग को जैसे पता चल जाता है K1 K2 कहाँ पे है, उसके साथ साथ उसका कौन सा मेरिडियन स्टीफ है, उस तरीके से उसका एक्सियल लेंथ, उसका जो केराटोमेट्री के साथ साथ अगर उसको हम लोग ए स्कैन कर लिए तो उसमें एक्सियल लेंथ पता चल जाएगा। तो एक्सियल लेंथ इतना है, मान के चलो किसी का एक्सियल लेंथ 26 mm है, तो हम लोग एक्सियल लेंथ देख के सस्पेक्ट कर सकते हैं पेशेंट को कि उसका मायोपिया हो सकता है। बट अगर एक्सियल लेंथ के साथ कॉर्नियल जो कर्वेचर है उसका अगर रेशियो अगर इक्वल नहीं रहा तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इक्वल मतलब बिलो 3 रहा एक्सियल लेंथ और कॉर्नियल कर्वेचर का रेशियो, तो फिर उस पेशेंट को हाइपरमेट्रोपिया होगा। अगर अबव 3 रहा तो उसमें पेशेंट को मायोपिया हो जाएगा। तो देखो मायोपिया में किस तरीके का क्रिसेंट फॉर्मेशन हो रहा है, नीचे जाके। इमेट्रोपिया में नॉर्मल, हाइपरमेट्रोपिया में ऊपर जाके फोकस हो जा रहा है। इसी चीज से तुम ऑप्थेल्मोस्कोप से इस तरीके से तुम डिनोट कर सकते हो पेशेंट को रिफ्रैक्टिव एरर को। ब्रूकनर रिफ्लेक्स में तुम देखो फोटोमेट्री कैसे हो रहा है। फोटोमेट्री में हम लोग पेशेंट का आई के सामने में स्पॉट ऑयल चलाइन का स्पॉट विजन स्कैनर रख दिए, उसका पेशेंट का आई का जैसे फोटो लेंगे उसका रिफ्रैक्टिव एरर एस्टिमेशन आ जाता है। ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर सबको पता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर यूज होता है, बट इन चाइल्ड प्रेफर करो डायलेटेड ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर करने के लिए। स्टैटिक रेटिनोस्कोप, इसमें क्या होता है, एकोमोडेशन इज रिलैक्स्ड, डन एट 6 मीटर डिस्टेंस, डार्क रूम प्रोसीड्योर डन मोनोकुलरली, डिस्टेंस बिटवीन एग्जामिनर एंड पेशेंट इज 1 hand डिस्टेंस। मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे पेशेंट है, पेशेंट मेरा हाथ में रेटिनोस्कोप है, मैं यहाँ से रेटिनोस्कोपी कर रहा हूँ, पेशेंट को बोल रहा हूँ आप 6 मीटर डिस्टेंस के लिए देखो। तो बच्चा है, बच्चे को तुम लेटर्स वगैरह लैपटॉप वगैरह दोगे तो समझ में नहीं आएगा। इधर कोई कार्टून लगा दो टीवी में, या कोई तुम्हारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान के चलो कोई इंटरेस्टिंग खिलौना वगैरह है, तुम्हारा जो कॉलीग है या तुम्हारा जो फ्रेंड है उसको बोलो वहां पे जाके वो खिलौना को दिखाए करके। तो हमेशा याद रखना कि जो पेशेंट का एकोमोडेशन है उसको रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा है इन स्टैटिक रेटिनोस्कोप। रिवीलिंग द हिडन वन, ये क्या हो रहा है, डायनामिक रिफ्रैक्शन का, डायनामिक मतलब इसमें साइक्लोपेजिक रिफ्रैक्शन का बात कर रहा है। साइक्लोपेजिक रिफ्रैक्शन से पहले हमें हाइपरमेट्रोपिया के दो टाइप्स जानना जरूरी है। टोटल हाइपरमेट्रोपिया के दो टाइप्स होते हैं, एक लैटेंट हाइपरमेट्रोपिया, एक मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का फिर दो पार्ट, एक है फैकल्टेटिव, एक है एब्सोल्यूट। लैटेंट जो हाइपरमेट्रोपिया रहता है
साइक्लोपेजिक ड्रॉप डालने के बाद ही उसको रिवील होगा। मैनिफेस्ट क्या होता है? मैनिफेस्ट उसका फॉगिंग करने के बाद जो पावर आ जा रहा है उसको फैकल्टेटिव बोलते हैं। उसके बाद जो पेशेंट विदाउट फॉगिंग विदाउट साइक्लोपेजिक जो एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। ठीक है, साइक्लोपेजिक ड्रॉप के लिए हम लोग एट्रोपिन यूज कर सकते हैं, साइक्लोपेंटोलेट यूज कर सकते हैं। तो जो हाइपरमेट्रोपिया छुपा हुआ था उसको हम रिवील कर रहे हैं। ठीक है, जैसे घूंघट से उठाता है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि साइक्लोपेजिक ड्रॉप उसका एक्शन। एट्रोपिन जो ड्रॉप होता है उस बिलो 5 ईयर हम लोग जनरली प्रेस्क्राइब करते हैं TDS फॉर 3 डेज, 3 बार करके देने के लिए बोलना है 3 दिन तक। पीक इफेक्ट रहता है 2 से 3 दिन तक। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहेगा 10 to 20 डेज। पोस्ट साइक्लोपेजिक हम लोग आफ्टर 3 वीक ऑफ रेटिनोस्कोप हम लोग करेंगे, जो पोस्ट मीडियाटिक टेस्ट भी बोला जाता है। 3 हफ्ते के बाद हम उस चीज को टेस्ट करेंगे। टोनस अलाउंस मतलब कितना हम वर्किंग डिस्टेंस से रिड्यूस करेंगे, वो 1 डे आफ्टर रिड्यूस करेंगे। होमेट्रोपिन 5 to 8 ईयर्स में हम लोग यूज कर सकते हैं। 1 ड्रॉप रिपीटेड ट्वाइस आफ्टर 10 मिनट, 2 बार हम लोग को ड्रॉप डालना है 10 मिनट्स के गैप में। इसका पीक इफेक्ट रहता है 60 to 90 मिनट। ड्यूरेशन रहेगा 48 to 72 आवर्स तक। आफ्टर 3 डेज ऑफ रेटिनोस्कोपी, मतलब जो साइक्लोपेजिक रेटिनोस्कोपी किया था उसके 3 दिन के बाद उसको हम लोग पोस्ट मीडियाटिक टेस्ट के लिए बुला सकते हैं, एक्सेप्टेंस के लिए बुला सकते हैं। टोनस अलाउंस रहता है 0.50। साइक्लोपेंटोलेट रहता है 88 to 20 ईयर्स एज तक कर सकते हैं। 1 ड्रॉप रिपीटेड थ्राइस आफ्टर 15 मिनट्स। 15 मिनट के बाद 3 बार ड्रॉप डालना है उसको। 80 to 90 मिनट में पीक इफेक्ट रहेगा उसको। उसका 6 to 18 आवर्स तक उसका एक्शन रहता है। 3 दिन के बाद फिर से रेटिनोस्कोप कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्लिनिक पे हम लोग साइक्लोपेंटोलेट एंड होमेट्रोपिन यूज करते हैं। ठीक है, उसका टोनस अलाउंस कितना होगा? 0.75 डायप्टर। ट्रोपिकामाइड ऑल एज में तुम यूज कर सकते हो। 1 ड्रॉप 3 बार दे देना है उसको। 20 to 40 मिनट के लिए पीक इफेक्ट रहेगा। 4 to 6 तुम्हारा जो ड्यूरेशन एक्शन 4 to 6 ड्यूरेशन ऑफ एक्शन तुम्हारा 4 से 6 घंटे तक ही रहता है। पोस्ट साइक्लोपेजिक इफेक्ट तुम्हारा कुछ ही दिन, मतलब उस दिन नेक्स्ट दिन जब उसका साइक्लोपेजिक इफेक्ट चला जाए ना, नेक्स्ट दिन ही तुम उसका पोस्ट मीडियाटिक टेस्ट कर सकते हो। टोनस अलाउंस उसका कुछ है नहीं। तो हम लोगों ने साइक्लोपेजिक ड्रॉप उसको कौन सा एज पे देंगे? एज मतलब एट्रोपिन को लेस देन 5, होमेट्रोपिन को 5 to 18, साइक्लोपेंटोलेट 8 to 20 एंड ट्रोपिकामाइड एनी एज पे जहां पे तुम्हारा ये सारा 3 ड्रॉप जब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो रहा था उस टाइम पे हम लोग दे सकते हैं। कौन सा केस में हम लोग साइक्लोपेजिक रिफ्रैक्शन करेंगे? पहला चीज है स्यूडोमायोपिया। तुम्हें लग रहा है पेशेंट एकोमोडेशन कर रहा है, बार बार उसका जो रिफ्रैक्टिव एरर आ जा रहा था, बार बार उसमें वैरी आ जा रहा था। ठीक है, उसके बाद अगर बच्चा प्लेफुल है, बच्चा का मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, बच्चे को खेलने के लिए कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, या बच्चा किसी तरीके से एंगेज नहीं हो रहा है, तुम्हारा उसका जो फंक्शन है, फंक्शन के साथ जो उसका विजन है वो कोरिलेट नहीं कर पा रहा है, स्क्विंट डेफिनेटली करना है हमें। लैटेंट, इन केस ऑफ अगर लैटेंट स्क्विंट भी है, मतलब स्क्विंट मतलब तुम्हारा एक मैनिफेस्ट स्क्विंट है, एक लैटेंट है। स्क्विंट वाला वीडियो में मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है इस चीज के लिए। इनकांस्टेंट रिफ्रैक्शन, कभी तुम्हें विथ मिल रहा है कभी अगेंस्ट मिल रहा है, उस केस में तुम इसको करोगे। ठीक है, उसके बाद साइड इफेक्ट क्या क्या आ सकता है साइक्लोपेजिक इफेक्ट? ड्राई माउथ हो सकता है, कॉन्जंक्टिवल केमोसिस, फोटोफोबिया डेफिनेटली होगा, टैकीकार्डिया हो सकता है उसको, स्किन रैशेस हो सकता है, हैलुसिनेशन हो सकता है, अगर ब्रीथिंग इशू हो सकता है। अगर तुम्हारे पास एक मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल नहीं है, मल्टी सुपर स्पेशलिटी या हॉस्पिटल नहीं है, तो फिर तुम ये जो एट्रोपिन है साइक्लोपेंटोलेट को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करो। अगर तुम अपना क्लिनिक पे कर रहे हो तो वहां पे बेस्ट है ट्रोपिकामाइड देके करो उसका डिफ्रैक्शन, अगर तुम्हें वेरिएबल आ रहा है तो मैक्सिमम टाइम पे तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आएगा। नहीं तो क्या होगा, तुम साइक्लोपेंटोलेट या होमेट्रोपिन या एट्रोपिन से करोगे, अगर कोई साइड इफेक्ट आ गया बाई चांस, तो फिर तुम्हारा खुद से मैनेज करने के लिए उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। नियर रेटिनोस्कोपी में हम आ जाते हैं। पहले हम लोगों ने बता दिया डिस्टेंस रेटिनोस्कोपी का बात, एक स्टैटिक का जो था, स्टैटिक में तुम लोगों को पढ़ा दिया मैंने डिस्टेंस के लिए जो होता है, उसके साथ साथ हमने ड्राई रेटिनोस्कोपी बता दिया, और ड्राई रेटिनोस्कोप विदाउट ड्रॉप एंड साइक्लोपेजिक रेटिनोस्कोप जो वेट रेटिनोस्कोप बोला गया। नियर रेटिनोस्कोप की बात करते हैं। नियर रेटिनोस्कोप पहला है महिंद्रा रेटिनोस्कोप। इसमें क्या हो रहा है, नियर रेटिनोस्कोपी बाय महिंद्रा इन 1977 में किया गया था, इसको इन्वेंट, डन एट 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस, डार्क रूम कंडीशन, मोनोकुलर मेथड है ये। A value of -1.25 diopter is algebraically added to the neutral value। जो -1.25 हम लोगों ने वहां पे हम लोग ऑलवेज दे देंगे हम लोग। इफ न्यूट्रलिटी इज ऑब्टेन्ड विद +1.25 डायप्टर लेंस, इन्फेंट इज इमेट्रोपिक। मान के चलो उसका हम लोग 50 सेंटीमीटर में कर रहे, अगर वो 50 सेंटीमीटर करने के बाद हम लोगों ने 1.25 डायप्टर प्लस दे दिया पेशेंट का आई के सामने में, अगर पेशेंट का न्यूट्रलाइज मूवमेंट आ रहा है मतलब पेशेंट इमेट्रोपिक है, तुम्हें कुछ करने का जरूरत नहीं है।
डिमिनिंग रेटिनोस्कोपी लाइट डज नॉट स्टिमुलेट एकोमोडेशन। समझ रहे हो, अगर तुम रेटिनोस्कोपी का लाइट को थोड़ा सा कम करके देखोगे थोड़ा सा बेटर होगा। क्यों? क्योंकि उसमें एकोमोडेशन स्टिमुलेट नहीं करेगा। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग डायनामिक रेटिनोस्कोपी में। इट इज अ सिस्टम ऑफ रेटिनोस्कोपी एग्जामिनेशन इन व्हिच द आईज आर मेड टू एंगेज एक्टिवली accommodating and converging during the activities। अच्छा, हम लोग देखना चाहते हैं कि बच्चे का जो आई है कितना अच्छे से एक्टिवली नियर के लिए एंगेज हो रहा है, एकोमोडेट कितना अच्छे से कर पा रहा है, कन्वर्ज कितना अच्छे से कर पा रहा है, उस चीज को देखने के लिए हम लोग का डायनामिक रेटिनोस्कोप का इन्वेंट हुआ। पहला चीज क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है इस चीज का, प्राइमरीली यूज्ड टू कंफर्म एकोमोडेटिव डिसऑर्डर। कोई भी एकोमोडेटिव डिसऑर्डर है, लैग ऑफ एकोमोडेशन है कि लीड ऑफ एकोमोडेशन है, उसको समझने के लिए। टू हेल्प टू डिसाइड द एम्ब्लियोपिया थेरेपी। मान के चलो एक आई में ज्यादा लैग हो रहा था, दूसरे आई में कम लैग हो रहा था, तो जिस आई में लैग हो रहा था ज्यादा उसमें हमें ऑब्वियसली समझ में आएगा कि देखने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, उस आई में शायद एम्ब्लियोपिया हो सकता है। reveals the stability or the degree of fluctuation of the accommodative system। अगर मान के चलो किसी का तुमने डायनामिक रेटिनोस्कोप कर रहे हो, उस टाइम में पता चल रहा है कि बार बार उसका जो ग्लो है फ्लक्चुएट कर रहा है, तो उसी से क्या पता चलेगा कि पेशेंट अच्छे से एंगेज नहीं कर पा रहा है जो भी नियर टारगेट है उस चीज के लिए। ठीक है, टू जज द कॉग्निटिव स्टेट ऑफ द ब्रेन। डेफिनेटली अभी मान के चलो तुम बार बार कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हो और डिफोकस हो जा रहा है तुम्हारा, मतलब क्या हो जाएगा, तुम्हारा ब्रेन उस चीज के लिए कॉन्सेंट्रेट बहुत देर तक नहीं कर पा रहा है। डायनामिक रेटिनोस्कोप में तुम इस चीज को अच्छे से एसेस कर सकते हो। मूवमेंट विथ ग्लो अगर दिखाई दे, मतलब क्या, कॉन्जुगेट आई बिहाइंड द रेटिनोस्कोप। अच्छे से समझो इस चीज को। यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे तुम्हारा आई है, मान के चलो ये दो आई है, ये दो आई का अगर फिक्सेशन यहां पे है, ऑब्जेक्ट यहां पे है, फिक्सेशन यहां पे हो जा रहा तो फिर क्या होगा, तुम्हें विथ मूवमेंट दिखाई देगा। ऑपोजिट वे में ऑब्जेक्ट वहां पे ही था पर तुम फोकस कर दे रहे हो पहले, तो फिर क्या होगा, तुमको अगेंस्ट मूवमेंट दिखाई देगा। और अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट वहीं पे था, तुम फोकस कर रहे हो ऑन द प्लेन, तो फिर क्या ग्लो दिखाई देगा, न्यूट्रल। समझ में आ रहा है? तो जहां पे ऑब्जेक्ट है तुम वहीं पे फोकस करो तो तुम्हें न्यूट्रल ग्लो दिखाई देगा, उससे पहले फोकस करो तो फिर अगेंस्ट ग्लो दिखाई देगा, जिसको बोलते हैं लीड ऑफ एकोमोडेशन। उसके बिहाइंड में फोकस करो जिसको बोलते हैं लैग ऑफ एकोमोडेशन। मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ है, तुम्हारा यहाँ पे फोकस नहीं हो रहा है, इसका पीछे फोकस कर पा रहे हो तुम, मतलब इसके पीछे जाके तुम्हारा फोकसिंग सिस्टम काम कर रहा है, तो उसको बोलते हैं लैग ऑफ एकोमोडेशन। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तुम यहाँ पे फोकस कर दे रहे हो तो फिर क्या होगा, उसको लीड ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ, तुम यहीं पे फोकस कर रहे हो, उसको बोलते हैं प्रॉपर एकोमोडेशन। ठीक है, तो इस चीज को समझ गए हम। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अगेंस्ट विथ मूवमेंट। समझ में आया, कॉन्जुगेट आई बिहाइंड द रेटिनोस्कोप। अगेंस्ट मूवमेंट आई कॉन्जुगेट टू अ पॉइंट बिहाइंड द आईज एंड द रेटिनोस्कोप। मतलब आई से और रेटिनोस्कोप के बीच में अगेंस्ट ग्लो आ जा रहा है, न्यूट्रलिटी आई कॉन्जुगेट विद द रेटिनोस्कोप। समझ में आ रहा है कि रेटिनोस्कोप के साथ जो पॉइंट था फिक्सेशन वहीं पे जाके एंगेज हो जा रहा है। एकोमोडेटिव रेस्पॉन्स के लिए राइट ऑन द टारगेट अगर होगा तो फिर क्या होगा, एकोमोडेशन रेस्पॉन्स इज इक्वल टू स्टिमुलस। तुम्हें जितना एकोमोडेशन करना था उतना ही तुम स्टिमुलेट कर रहे हो। इन फ्रंट ऑफ द टारगेट, मतलब यहां से आगे आगे तो लीड ऑफ एकोमोडेशन हो गया, बिहाइंड द टारगेट क्या होगा, यहां से लैग ऑफ एकोमोडेशन हो जाएगा। ठीक है, लो एंड हाई न्यूट्रलाइजेशन मेथड, मतलब सीयर्ड क्राइटेरिया बोलता है द एंड पॉइंट इज द लीस्ट प्लस। ठीक है, इन एंड पॉइंट द लीस्ट प्लस बोला जाता है। क्रॉस क्या बोलते हैं, एडिशनल ऑफ प्लस पावर बियॉन्ड न्यूट्रलिटी अंटिल अ रिवर्सल ऑकर्स। मतलब सीयर्ड बोलता है जितना कम से न्यूट्रलाइजेशन हो जाए वो बेटर है, बट क्रॉस मेथड बोल रहा है कि तब तक तुम उसको न्यूट्रलाइज करते रहो जब तक वो अपोजिट मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। मान के चलो माइनस मूवमेंट आ रहा था, मतलब अगेंस्ट मूवमेंट आ रहा था, तो -10 डालते जाओगे जब तक उसमें मतलब विथ मूवमेंट नहीं आ जाए। ये क्रॉस का मेथड था। बट सीयर्ड क्या बोला था कि तुमको जहां पे लगा कि न्यूट्रलाइजेशन हो गया वहीं से उसको हटा दो, उतना ही उसका पावर होगा, उसको ओवर करने का जरूरत नहीं है। ये दो मेथड के थ्रू हम लोग न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। अभी आ जाते हैं नॉट रेटिनोस्कोप में। नॉट रेटिनोस्कोप क्या बोलते हैं, डिटरमाइन लीड और लैग बाय मूविंग द रेटिनोस्कोप एपर्चर टुवर्ड्स एंड फ्रो फ्रॉम द पेशेंट आई व्हाइल द टारगेट इज फिक्स्ड एट 40 सेंटीमीटर। टारगेट 40 सेंटीमीटर पे रहा, मान के चलो मैं यहां से रेटिनोस्कोप कर रहा था, मुझे लैग ऑफ एकोमोडेशन मिल रहा है, तो फिर क्या करूंगा, मैं पीछे लेके जाऊंगा अपना रेटिनोस्कोप को। ठीक है, ताकि उसका जो फार पॉइंट था उसको मीट कर पाए। अगर मुझे लीड ऑफ एकोमोडेशन मिले तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा पास में लेके जाऊंगा रेटिनोस्कोप को। टारगेट 40 सेंटीमीटर पे रहेगा, बट तुम रेटिनोस्कोप आगे या पीछे करोगे। लैग होगा तो पीछे जाओगे और लीड होगा तो
आगे जाओगे। तो इस चीज को ही बोलते हैं नॉट रेटिनोस्कोप। इसमें हम लोग कैसे रेस्पॉन्स निकलते हैं, एकोमोडेशन रेस्पॉन्स इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन स्पेक्टिकल फ्रेम टू द टारगेट माइनस डिस्टेंस बिटवीन रेटिनोस्कोप टू द स्पेक्टिकल फ्रेम। मान के चलो किसी का, है ना, किसी का 40 सेंटीमीटर पे मान के चलो तुमने टारगेट रखा था, 40 सेंटीमीटर में किसी का 40 सेंटीमीटर पे टारगेट रखा था, ये टारगेट था, ठीक है। और तुम्हारा जो न्यूट्रलाइजेशन हुआ कहां पे हुआ, एट 50 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर में कितना पावर चाहिए देखने के लिए, 2.50 चाहिए, माइनस 50 सेंटीमीटर कितना चाहिए, 2 डायोप्टर चाहिए। तो तुमने क्या किया, 40 सेंटीमीटर टारगेट था, तुमने पीछे गया, तभी तो 50 सेंटीमीटर जगह न्यूट्रलाइजेशन हुआ। तो कितना डायोप्टर का लैगिंग हुआ, प्लस 0.50 डायोप्टर। समझ में आ गया। इसी तरीके से हम लोग करते, ऑपोजिट वे में देखो, अगर तुम्हारा टारगेट है 40 सेंटीमीटर पे प्रेजेंट, अगर तुम्हारा न्यूट्रलाइजेशन हुआ है 33 सेंटीमीटर में मान के चलो, 30 सेंटीमीटर मान के चलो, तो फिर क्या होगा तुम्हारा 2.50 माइनस कितना होगा तुम्हारा 30 सेंटीमीटर कितना होगा 3.33, तो कितना हो जाएगा माइनस 0.75 के आसपास तुम्हारा क्या होगा, लीड होगा जाएगा। मतलब टारगेट 40 सेंटीमीटर में था, बट तुम थोड़ा 30 सेंटीमीटर पे आके तुमने न्यूट्रलाइज किया है, तो उस चीज को बोलते हैं लीड ऑफ एकोमोडेशन। तो इसी फॉर्मूला के हिसाब से कितना लैग है कितना लीड है तुम पता कर सकते हो। ये हो गया तुम्हारा नॉट रेटिनोस्कोप। बेल रेटिनोस्कोप में ऑपोजिट है, तुम्हारा रेटिनोस्कोप फिक्स्ड है, तुम टारगेट पीछे करोगे। समझ में आ रहा है, यही चीज बोल रहा है कि लीड और लैग इज डिटरमाइंड बाय मूविंग सेल्फ इनवर्ड ए टारगेट टुवर्ड्स एंड फार फ्रॉम द पेशेंट्स आई, व्हाइल रेटिनोस्कोपी इज कीप्ड स्टेशनरी एट 40 सेंटीमीटर। सेम चीज बोल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द पेशेंट्स आई टू द टारगेट जितना हुआ माइनस डिस्टेंस बिटवीन टारगेट एंड रेटिनोस्कोपी। सेम प्रोसेस में हम लोग लीड और लैग देख रहे हैं। अगर मैंने रेटिनोस्कोप यहाँ पे, रेटिनोस्कोप मेरा फिक्स्ड है, टारगेट को आगे लाने के बाद अगर हमें फोकस हो जाए, मतलब क्या था वो जो उसमें हो जाता, लीड हो रहा था, और पीछे जाने के और हो रहा था तो उसमें लैग ऑफ एकोमोडेशन हो रहा था। वही चीज समझा रहा है इसको कि टेप रूलर से उसको मेजरमेंट करोगे और उसका वैल्यू को तुम निकाल सकते हो। बेल में तुम टारगेट को मूव करोगे, नॉट में तुम रेटिनोस्कोपी का मूव करोगे। अभी आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड जिसको बोलते हैं मोनोकुलर एस्टिमेटेड मेथड। उसमें क्या करता है, हेल्प टू कैलकुलेट एकोमोडेटिव लीड और लैग लेटर्स टारगेट प्लेस एट द हेड ऑफ द रेटिनोस्कोपी। जो वेल टेलन का रेटिनोस्कोप आता है उसमें क्या होता है, तुम्हारा एक लैग और लीड मेथड होता है। उसमें क्या होता है, एक कार्ड होता है, जो कार्ड के ऊपर में पेशेंट को देखने के लिए बोलना है। अगर उसमें विथ मूवमेंट आ रहा है तो उसको हम लोग प्लस से न्यूट्रलाइज करेंगे, अगेंस्ट मूवमेंट आ रहा है तो हम लोग माइनस से न्यूट्रलाइज करेंगे। सारा जो ये बताया जा रहा है, ये सारा चीज पेशेंट का जो चश्मा है, चश्मे का जो रिफ्रैक्टिव करेक्शन है उसके ऊपर हमें करना है सारा चीज, ठीक है। और एक ही मिनट का हम लोग मूवमेंट करें। रेटिनोस्कोपी परफॉर्म फ्रॉम 50 सेंटीमीटर विद द पेशेंट करेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर, पेशेंट के करेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर के साथ ही करना है। इसका जो वैल्यू होता है नॉर्मल, वो प्लस 0.25 से लेके प्लस 0.7 तक वैरी करता है, ठीक है। देखो ये रेटिनोस्कोप है, रेटिनोस्कोप का ऊपर में ऐसे करके रखा रहता है। जनरली ये वेल टेलन के रेटिनोस्कोप में मिला जाता है। बुक रेटिनोस्कोप किसको बोलते हैं, डन एट हैबिचुअल वर्किंग डिस्टेंस। इसमें हम लोग कलर ऑफ द ग्लो देख रहे हैं। न्यूट्रल टू वीट हुआ मतलब फ्री एंड इजी, है ना। पेशेंट को क्या करेंगे, हम लोग कुछ बुक को पढ़ने के लिए देंगे, अगर उस बुक को पढ़ते पढ़ते हम लोग देखेंगे कि उसका जो ग्लो है वो न्यूट्रल टू वीट जा रहा है तो उसको बोले फ्री एंड इजी। इंस्ट्रक्शनल रीड, अगर उसको बोल बोल के पढ़ाना पड़ रहा है तो फिर उसमें ग्लो कैसा होगा, फास्ट एंड अगेंस्ट ग्लो दिखाई देगा। अगर वो पढ़ना का मन ही नहीं कर रहा, उसको अच्छे से वो पढ़ नहीं पा रहा, एंगेज नहीं हो पा रहा है उस टारगेट के साथ, तो उसमें क्या होगा, अगेंस्ट ग्लो दिखाई देगा। तो टारगेट इज ग्रेडेड लेवल ऑफ द सीरीज और पैराग्राफ क्लिप ऑन द रेटिनोस्कोपी। एक सीरीज ऑफ टारगेट हम रेटिनोस्कोपी के साथ क्लिप कर दिए। इसके बाद एग्जामिनर को हम लोग सिर्फ ग्लो देखने के लिए बोले विजुअल एक्सिस का, ठीक है, जब पेशेंट पढ़ रहा है। देखो यहाँ पे फिक्सेशन टारगेट दे दिया, उसका पेशेंट जो डॉक्टर है वो उसका रेटिनोस्कोपी कर रहा है, तो उसमें पता चल जाएगा अपने को कि कितना फास्ट रेटिंग रीड कर रहा है कि नॉर्मली रीड कर रहा है। मेन चीज है हम देखना चाह रहे हैं कि बच्चा एंगेज कितना हो रहा है टारगेट के साथ, वही चीज हम देख पा रहे हैं। अभी नेक्स्ट है प्रोफेसर ग्लेन स्टील,
उन्होंने क्या बताया कि जस्ट लुक रेटिनोस्कोप। उन्होंने बताया कि हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं उसके लिए हमें लुकिंग चाहिए, लुकिंग के बाद उसको अटेंड करना चाहिए वो ऑब्जेक्ट को, उसके बाद हम लोग फोकस करते हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में, देन उसका आइडेंटिफिकेशन करते, देन एंगेज करते। तो ये सारा प्रोसेस चलते रहता है। कब तक चलेगा? जब तक तुम एंगेज नहीं हो जाओगे उसके पास। तो जब एंगेज हो जाओगे तो तुम्हारा जो नेचर ऑफ द ग्लो है, तुम्हारा रेटिना का जो नेचर ऑफ द ग्लो है वो चेंज हो जाएगा। एक चीज बताया, उसके लिए कोई भी ऐसा फिक्सेशन स्टिक वगैरह चाहिए। अगर तुम्हारे पास इस तरीके का फ्रेम होगा तो अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि उस फ्रेम के थ्रू तुम क्या कर पाओगे, उसका जो इसमें डिफरेंट नियर एडिशन है, मतलब चलो मान के चलो प्लस 0.50 प्लस 1 प्लस 1.50 इस तरीके से है, तो फिर क्या होगा, तुम उसको लैग हो रहा है कि लीड हो रहा है उसको तो बहुत जल्दी पता कर सकते हो। या तो तुम फ्लिपर से भी कर सकते हो, और प्लस माइनस का फ्लिप, प्लस माइनस 0.5 का फ्लिपर है तुम पकड़ लिया, प्लस माइनस 1 का फ्लिपर है तो पकड़ लिया, तो उसमें क्या होगा, जस्ट फ्लिप करके तुम उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो उस लेंस को। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है बेबी ग्रैब द वर्ल्ड फर्स्ट विद देयर आईज एंड देन विद देयर हैंड। मतलब बच्चा कोई भी जो ऑब्जेक्ट देखता है पहले अपना आंखों से देखेगा तभी उसके तरफ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग का जो विजन है ना, हमारा पूरा डेवलपमेंट के लिए बहुत हेल्प करता है विजन। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं इक्वलिटी ऑफ द ग्लो, दोनों आई में इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल नहीं है तो फिर एम्ब्लिफाई हो सकता है। ब्राइटनेस ऑफ द ग्लो, अगर ब्राइटनेस की जगह डल है ग्लो, मतलब बच्चा अच्छे से एंगेज नहीं हो रहा है। कलर ऑफ द ग्लो, स्टेबिलिटी ऑफ द वेरिएशन, मतलब बच्चा एक बार ग्लो हो रहा है फिर ग्लो कम हो जा रहा है, फिर ग्लो हो रहा है फिर ग्लो कम हो जा रहा है, उसमें क्या हो जाएगा, बच्चे का जो स्टेबिलिटी है देखने का, बच्चा जो एंगेज कर रहा था ऑब्जेक्ट के ऊपर में, वो वैरी करेगा। ठीक है, उसके साथ मोशन ऑफ द ग्लो, डेफिनेटली मोशन एट द लास्ट हम लोग देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि विथ मोशन होगा तो उसका हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है, अगर अगेंस्ट मोशन होगा देयर कैन बी अ मायोपिया। ठीक है, तो व्हाइल यू सर्च फॉर एनीथिंग यू मे मिस समथिंग। अगर तुम कुछ चीज को सर्च करने के लिए, मान के चलो सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्टिव एरर एस्टिमेशन के लिए जा रहे हो, प्लस और माइनस तुम उतना ही सोचोगे, बट बाकी चीज तुमने नहीं देखा कि बच्चा उस टारगेट के साथ एंगेज हो रहा था, बच्चा उस टारगेट के हिसाब से कोई रेस्पॉन्ड कर रहा था नहीं कर रहा था। इस चीज को देखना तुम्हें बहुत जरूरी है। तो इसीलिए जस्ट एक बार देखो उसका ग्लो कैसा है, तो दैट मेथड इज नोन एज जस्ट लुक रेटिनोस्कोपी। इसमें क्या बोल रहा था, व्हाट इज ऑन द विजुअल प्रोसेस हम लोग देख रहे थे। ठीक है, वेयर द पेशेंट इज लुकिंग, ये राइट ऑन द टारगेट देख रहा था कि फोकस बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ द टारगेट। अगर बिहाइंड हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, विथ मूवमेंट दिखाई देगा, और ऑन टारगेट होगा तो फिर न्यूट्रलाइज, और बीरो बने बिफोर द टारगेट देखेगा पेशेंट तो फिर क्या हो जाएगा, उसको लीड मूवमेंट दिखाई देना शुरू। देखो ये फुल्ली एंगेज ग्लो है, देख रहे हो ग्लो का क्वालिटी धीरे धीरे कम हो जा रहा है, ये कभी मिडिल में एंगेज हो जा रहा था, इसमें माइनस एक्सिस 180 डिग्री। तो तुमको जस्ट ग्लो देखने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, इसमें जैसे और एक चीज बोलता है, दाई आईज आर द टॉप प्रायोरिटी इन द स्कीम ऑफ द डेवलपमेंट। अगर आई का डेवलपमेंट प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है, अगर विजन का डेवलपमेंट नहीं होगा तो पूरा का पूरा बॉडी का डेवलपमेंट कम हो जाएगा। Accommodative esotropia with +4 diopter add and +2 diopter near add alignment okay with +3 near addition patient become constant large angle alternating esotropia। समझ रहे हो? तो अगर पेशेंट को हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ +3 दे दिया और उसके बाद उसको बोल दिया कि देखो करके, तो नियर और डिस्टेंस के लिए दोनों के लिए अगर +3 दे तो उसको क्या हो गया, लार्ज एंगल एक्स हो जा रहा था। बट इन केस ऑफ सिर्फ डिस्टेंस के लिए +4 दिया और नियर के लिए +2 एडिशन दे दिया तो फिर क्या हो गया, पेशेंट का अलाइनमेंट ओके रहा। तो उस चीज को हमें ट्रायल एंड एरर मेथड के साथ देखना है। और टू प्रेस्क्राइब लास्ट अ लाइफ टाइम, इसको तो सोचो कि अगर तुमने बच्चे का विजन के साथ ही अगर तुमने कुछ गलत कर दिया, तुम्हें साइक्लोपेजिक रिफ्रैक्शन में जितना रहा था उतना ही दे दिया, तुमने देखा नहीं कि उस रिफ्रैक्टिव एरर के साथ पेशेंट का जो एक्टिविटीज था कितना अच्छे से कर पा रहा था, पेशेंट का जो नेचर ऑफ ग्लो था उसमें कोई चेंजेस हुआ कि नहीं है। अगर नहीं देखा तो फिर बच्चे का तुमने जिंदगी उसमें उस टाइम पे खराब कर दिया। इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, तो जस्ट लुक रेटिनोस्कोपी इज द कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन ओवर सेवरल सेकंड्स दैट क्रिएट अ मेंटल वीडियो ऑफ द चेंजेस इन द रिफ्लेक्स। तुम्हारे ब्रेन पे कोई भी चीज को तुम देख रहे हो उसका मेंटल इमेज क्रिएट हो रहा है, अगर वो प्रॉपर्ली एंगेज नहीं हो रहा तुम्हारा जो इमेज क्रिएट होगा वो फ्लक्चुएटिंग होगा। तो वही चीज जस्ट लुक रेटिनोस्कोपी के थ्रू देख रहा था। बिग प्यूपिल मींस डिफोकस, अगर बच्चा का प्यूपिल बहुत मतलब बिग है तो उसमें डिफोकस्ड है, बच्चा एंगेज नहीं हो रहा है। अगर कॉन्स्ट्रिक्शन प्यूपिल हो रहा है मतलब फोकस्ड हो रहा है बच्चा। ठीक है, तो इस चीज को हमें याद रखना है कि how a developing child is initiating the looking process develops appropriate visual pattern or the
फ्लूइड परफॉर्मेंस, एकोमोडेशन इनसफिशिएंसी, कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी, एकोमोडेटिव आइसोट्रोपी एटीसी। अगर बच्चा अच्छे से देख नहीं पा रहा तभी उसको एकोमोडेशन इनसफिशिएंसी होगा, कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी होगा, उसके साथ साथ एकोमोडेटिव आइसोट्रोपी भी हो सकता है। तो उस चीज को रोकने के लिए हमें पहले एक बार जस्ट देखना है पेशेंट का नेचर ऑफ ग्लो कैसा है, उसका रिफ्रैक्टिव एस्टिमेशन करना है, उस हिसाब से उसको ग्लासेस प्रेस्क्राइब करना है। तो इफ आई डोंट लुक अप्रोप्रिएटली, आई वोंट सी अप्रोप्रिएटली, जैसे हमने बताया कि सीइंग का प्रोसेस अलग है, लास्ट में जाकर हम चीज को आइडेंटिफिकेशन एंड एंगेज कर रहे हैं। तो सिर्फ देखने से नहीं होता ना, कोई भी चीज को देख के उसके साथ एंगेज करना होता है। तो अगर बच्चा सिर्फ देख रहा है, उसका एंगेज का कोई भी स्कोप नहीं मिल रहा है, तो फिर बच्चे का धीरे धीरे विजुअल डेवलपमेंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो टू मच पावर कैन लिमिट द प्रोसेस ऑफ विजुअल एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। अगर बहुत ज्यादा पावर दे दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो सिर्फ पास के लिए एंगेज हो जाएगा, दूर के लिए एंगेज नहीं होगा। पेशेंट कैन शो सम एबनॉर्मल बिहेवियर, स्पेशली चाइल्ड, एंड थिंक एंड लुक बिहाइंड द आई बॉल। तो इस चीज को सोचो, तुमको सिर्फ और सिर्फ तुम सोच रहे हो कि मैंने जाके उसका रेटिना पे फोकस कर दिया, इसमें से नहीं हो गया। वो बच्चा उस चश्मे के साथ कितना एक्टिवली एंगेज हो रहा था, उसको जानना जरूरी है। इफ देयर इज अ डिफिकल्टी इन डेवलपिंग द एबिलिटी टू लुक, दिस विल also able to shown on the retinoscopy reflex as a continuous and instability of the reflex। बोल रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर पेशेंट प्रॉपर्ली दिख नहीं रहा है तो फिर क्या होगा, जब रेटिनोस्कोपी का तुम जस्ट लुक प्रेशर से देखोगे, जस्ट तुम देखोगे ग्लो में इंस्टेबिलिटी है, बच्चे का ग्लो कभी विथ हो रहा है कभी अगेंस्ट हो रहा है, तो उस चीज को देखना जरूरी है। मेनली इन डिलेड विजुअल डेवलपमेंटल चाइल्ड, 2 diopter of fluctuation on a 6-year-old child is much more significant than 2 diopter fluctuation on 3-year। इस चीज को सोचो, किसी जब 6 साल का कोई बच्चा है उसका अगर तुम्हें 2 diopter का फ्लक्चुएशन मिल रहा है तो फिर वो क्या होगा, वो बच्चा टीवी देख रहा है या कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे देख के फिर नियर पे कोई भी चीज को लिख रहा है, तो लिख पाएगा जब 2 diopter का फ्लक्चुएशन होगा, नहीं लिख पाएगा। ऑपोजिट वे में अगर 3 साल का एक बच्चे में 2 diopter फ्लक्चुएशन होगा वो नॉर्मल हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द एज हमें देखना है कि कितना अमाउंट ऑफ फ्लक्चुएशन होने के बाद उसको बेटरली मतलब को अच्छे से फंक्शन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ये है अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी के हिसाब से ये है गाइडलाइन जिसके थ्रू तुम रिफ्रैक्टिव एरर प्रेस्क्राइब कर सकते हो। देखोगे तो अगर आइसोमेट्रोपिया रहा, मतलब आइसोमेट्रोपिया मतलब बोथ आई में इक्वल रिफ्रैक्टिव रहा, मायोपिया मोर देन इक्वल टू -5 अगर रहा, एज 0 to 1 ईयर तब हम प्रेस्क्राइब करेंगे। अगेन 1 to 2 ईयर में अगर मोर देन -4 रहा तब प्रेस्क्राइब करेंगे। एज 2 to 3 में अगर -3 रहा, उससे ज्यादा रहा, उस टाइम पे प्रेस्क्राइब करेंगे। हाइपरमेट्रोपिया में अगर नो मैनिफेस्ट डेविएशन, अगर स्क्विंट नहीं है, मोर देन 6 पावर है 0 to 1 में तभी प्रेस्क्राइब करेंगे। 1 to 2 ईयर में अगर मोर देन 5 डायप्टर हुआ +5 तभी प्रेस्क्राइब करेंगे। 2 to 3 ईयर में +4 हुआ तभी प्रेस्क्राइब करेंगे। हाइपरोपिया है उसके साथ इसो डेविएशन है तो फिर हमें डिले नहीं करना है, +6 तक वेट नहीं करना है, +3 में ही प्रेस्क्राइब कर देना है, उसको फुल करेक्शन देना है। प्लस एज में अगर 1 to 2 ईयर है तो 2.50 से ज्यादा हुआ तो उस टाइम प्रेस्क्राइब करना है। 2 to 3 ईयर में 2 डायप्टर हुआ तो। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, थोड़ा ज्यादा एम्ब्लायोपिक जेनिक होता है, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस, अगर एस्टिग्मेटिज्म ज्यादा होगा तो उसमें उसको मतलब एम्ब्लायोपिक ज्यादा हो सकता है। उस टाइम पे क्या करेंगे हम लोग, अगर 3 डायप्टर से ऊपर रह गया तो उस टाइम पे हम लोग 0 to 1 में प्रेस्क्राइब करेंगे, 1 to 2 में 2.50, 2 to 3 में 2 डायप्टर। अभी एनिसोमेट्रोपिया केस में हम लोग देखेंगे मायोपिया अगर मोर देन -2.50 है उस टाइम पे प्रेस्क्राइब करेंगे, 1 to 2 में -2.50, 2 to 3 में -2। हाइपरमेट्रोपिया जिस टाइम में एनिसोमेट्रोपिया हो रहा था, जिसमें राइट और लेफ्ट में डिफरेंस पावर होता है, उसको बोलते हैं एनिसोमेट्रोपिया। अगर उसमें एज 0 to 1 में प्लस 2.50 रहा तो उस टाइम प्रेस्क्राइब करेंगे। एज 1 to 2 में 2 रहा तो प्रेस्क्राइब करेंगे और 2 to 3 में 1.5 रहा। इसी तरीके से एस्टिग्मेटिज्म 2.50, 2 and 2। तो इस चीज को याद रखना है अपने को। कभी भी अगर हमें कंफ्यूजन आ रहा है कि बच्चे का रिफ्रैक्टिव रेट तो आ गया, मान के चलो एक 6 साल का बच्चा तुम्हें साइक्लोपेजिक रिफ्रैक्शन में +0.50 आ रहा है तो उसको चश्मा प्रेस्क्राइब करोगे नहीं करोगे, डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर कि उसका एकोमोडेशन सिस्टम कैसा है, उसका कन्वर्जेंस सिस्टम कैसा है, ये सारा चीज को देखते हुए करोगे। नहीं तुमने 0.50 दे दिया, मान के चलो पेशेंट को कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी हो रहा था, उस टाइम पेशेंट को जो सिम्टम था और ज्यादा खराब हो जाएगा। तो ऑलवेज साइक्लोपेजिक रिफ्रैक्शन के ऊपर देना नहीं है अपने को बच्चे को रिफ्रैक्टिव एरर, उसके साथ साथ उसको हमें मेम रेटिनोस्कोप करना है, उसका एकोमोडेशन सिस्टम को जज करना है, उसके बेसिस का हमें रिफ्रैक्टिव एरर एस्टिमेशन देना है उसको पेशेंट को। उसके बाद
बाद ही उसको चश्मे का प्रेस्क्रिप्शन देना है। अगर बच्चा सब्जेक्टिवली दे नहीं पा, सब्जेक्टिवली जो एक्सेप्टेंस तूने थोड़ा सा भी नहीं कर पा, उस टाइम पे ये गाइडलाइन फॉलो करके अगर इससे ज्यादा पावर है उस टाइम पे पेशेंट को प्रेस्क्राइब करना है। और ऑलवेज आइडेंटिफाई कि राइट आई का जो रिफ्रैक्टिव एरर लेफ्ट से ज्यादा है, डिफरेंस है कि नहीं है। अगर डिफरेंस हो तो एम्ब्लाइपेजेनिटी रिफ्रैक्टर हो सकता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए चश्मा देना बहुत जरूरी है। ठीक है, कंडीशन फॉर प्रेस्क्राइबिंग बाइफोकल एंड पीडियाट्रिक क्लासेस हम लोग यूज कर सकते हैं। एकोमोडेटिव इसोट्रोपिया में हम लोग यूज कर सकते हैं ग्लासेस के लिए, एफाकिया के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं जिसमें हम लोग बाइफोकल जनरली यूज करते हैं। देखो इसमें भी इसो डेविएशन है। डाउन सिंड्रोम में क्या हो सकता है, तुम्हारा एकोमोडेशन लैक होगा, उस टाइम पे भी तुम प्लस पावर दे सकते हो। कुछ कॉमन कंडीशन उसके साथ ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन मतलब जो पावर रहता है उसमें, जैसे रेटिनोपैथी या प्रीमेच्योरिटी अगर बच्चे का रहा तो उसमें माइनस लेंस रहता है, डाउन सिंड्रोम में प्लस लेंस रहेगा, कॉर्निया प्लाना अगर होगा उसमें प्लस लेंस रहेगा, माइक्रोस्पेरोफेकिया उसमें प्लस माइनस लेंस रहेगा, मार्फन में माइनस लेंस रहेगा और माइक्रो ऑप्थेल्मोस में प्लस लेंस रहेगा। ये कॉमन कंडीशन है जिसमें कौन सा रिफ्रैक्टिव एरर एस्टिमेशन तुम्हें मिल सकता है वो मैंने बता दिया। ठीक है, इन कंक्लूजन हमें याद रखना है कि जस्ट लुक, डू नॉट फाइंड एनीथिंग, इट विल टेल यू ओवरऑल विजुअल प्रोसेसिंग। हमें सिर्फ देखना है बच्चे का कैसे प्रोसेस हो रहा है, और फ्लक्चुएटिंग हो रहा है मतलब बच्चा एंगेज नहीं हो रहा है। इतना बार मैंने इस चीज को बोल चुका हूं। इसके बाद अगर तुम लोगों का थोड़ा सा क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर चेंजेस हुआ तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, डू नॉट रिलाई ऑन द सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स ऑलवेज। बच्चा पेरेंट्स आके तुम्हें बोलेंगे अरे आपने तो सर ग्लासेस दिया, पढ़ नहीं पा रहा है बच्चा, तो अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन जो तुमने किया, जैसे केराटोमेट्रिक रीडिंग किया तुमने, एक्सियल लेंथ मेजर किया, उसके बाद उसका स्पॉट से किया, उसके बाद उसके साथ साथ तुमने रेटिनोस्कोपी में मिला, उसके बेसिस पे तुम चश्मा दो, सब्जेक्टिव रिस्पांस के ऊपर चश्मा मत दो। ठीक है, इफ रिफ्लेक्स इज स्टेबल देन यू कैन प्रेस्क्राइब। अगर रिफ्लेक्स वेरी हो रहा है तो उस टाइम पे तुम्हें अंडरलाइनिंग कॉज ढूंढना है, बच्चा क्यों एंगेज नहीं कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ। सर एकोमोडेशन सिस्टम में प्रॉब्लम हो, शायद उसको अटेंशन के लिए प्रॉब्लम हो, शायद उस बच्चे को अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर हो। ठीक है, ट्राई नियर रेटिनोस्कोपी एवरी टाइम व्हेन यू आर प्रेस्क्राइबिंग फॉर द डिस्टेंस। हमेशा रेटिनोस्कोपी करके देखो नियर के लिए डिस्टेंस को प्रेस्क्राइब करने से पहले। ठीक है, रिमेंबर योर ग्लास कैन इंटरफेस ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। अगर तुमने चश्मा गलत दे दिया तो बच्चे का डेवलपमेंट ही खराब हो जाएगा, तो इस चीज को ध्यान पे रखो, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा सा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, थैंक यू। हम लोग इससे बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हम लोग नेक्स्ट तरीके से हम लोग जो सब्जेक्टिव एक्सेप्टेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये बच्चे का जो हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़े उसी में हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन हमने बता दिया। अभी सब्जेक्टिव एक्सेप्टेंस फॉर एडल्ट हम लोग कैसे करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू ऑल।